मिनट का इंटरव्यू है, पूरा 100 मिनट का इंटरव्यू चलेगा आज तक। एग्जैक्टली, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दैट। सेकेंडली, यस, देखिए ये इस समय एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल हो रहा है, एक नए वर्ल्ड का मैट्रिक्स बन रहा है, और इस नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में इस समय भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और वाइडर होने हैं। हमारे स्ट्रांग है, पर इस समिट में पूरा का पूरा प्रयास ये होगा कि हम कैसे इनको चौतरफा बढ़ाएं अपने रिश्तों और रिलेशंस को लेकर के। अभी तक हमारे रिश्ते ज्यादा हैं फोकस्ड ऑन डिफेंस एंड न्यूक्लियर, कुछ स्पेस। यूक्रेन वॉर के बाद से हमने तेल खरीदना शुरू करा, उससे पहले कहा था। प्रॉब्लम इस समय थोड़ी ये है कि फाइनेंशियल पेमेंट का सिस्टम्स, तो इस समिट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, होप करेंगे हम कि उसको लेकर के कुछ डेफिनेटली रास्ते क्लियरर बनाए जाएं। सेकेंडली, रिश्तों को वाइडन करना, मेडिकल में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल्स में। देखिए हमें यह भी देखना है सैंक्शंस के बाद का जो समय आने वाला है, अभी 3 महीने 6 महीने में यूक्रेन जंग रुक जाएगी शायद, होपफुली। तब इंडिया और इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स रशिया और इंडिया के बीच में बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज चाइना रशिया में घुसता जा रहा है, और चाइना भी ये चाहता है कि भारत हमारे साथ आए। तभी इस पुतिन विजिट में एक बहुत अहम टॉपिक होगा कि भारत से रशिया इंपोर्ट्स कैसे बढ़ाए। पुतिन ऑलरेडी ये कह चुका, और मेरे ख्याल से आपकी इंटरव्यू में भी निकल के आएगा। तो ये जो रिश्ते बन रहे हैं, इसको ऑब्वियसली ट्रंप भी देख रहे हैं, इधर शी जिनपिंग भी देख रहा है। जहां तक बात रही सैंक्शंस की, रशिया एक चीज और समझता है क्लियरली, भारत रशिया के साथ खड़ा रहा है, तेल खरीदता रहा है हमारे निजी इंटरेस्ट में अभी तक। हालांकि हमारे पर 50% टैरिफ पड़ गया, पर फिर भी हम रशिया के साथ खड़े रहे, ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को लेके। बट अब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं, जो कि अलग चीज है। सैंक्शंस 2 रशियन ऑयल कंपनीज पे लगी हैं, उनसे कोई भी तेल खरीदेगा भारतीय कंपनी तो उसके फाइनेंशियल ब्लॉक हो जाएगा। तो अब इंडियन तेल कंपनीज भी खरीदना कम कर देंगी। बट पुतिन एंड रशिया मैच्योर्ड है, वो समझते हैं कि अब तक भारत हमारे साथ पूरा खड़ा रहा, वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब सैंक्शंस के चलते हम भी तेल कम करेंगे और चाइना भी करेगा। हम तेल जब कम करेंगे खरीदना, तो वहां ट्रंप फिलहाल के लिए थोड़ा शांत रहेगा, क्योंकि उसका तो असली मुद्दा, ही इज अ नंबर्स मैन, नंबर्स गिनता है वो कहेगा ठीक है, और हमारी डिप्लोमेसी भी अमेरिका को बोलेगी देखिए हमने तेल खरीदना कम कर दिया। तो ये एक बैलेंस, एक ट्रायंगुलेशन चल रहा है, और इस समय जो भी आउटकम्स आएंगे आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होंगे। ये नया चैप्टर ही नहीं है कि नई बुक का पोर्शन चालू हो रहा है रशिया इंडिया रिलेशंस में। दोनों देश आई थिंक बहुत ज्यादा समझ रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है और कितना म्यूचुअल गेन है। तो ये तो बात साफ नजर आ रही है, और बात सिर्फ क्रूड ऑयल की नहीं है, उसके साथ साथ डिफेंस टाइज की भी बात है, और खास करके डिफेंस जो हम लोग इक्विपमेंट्स वहां से खरीदते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में भी व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया एक अच्छी बात है। मेक इन इंडिया, मेक विथ रशिया, एक नया स्ट्रेटेजी यहां पर साफ नजर आ रहा है, उस पर भी मुझे जाना है। लेकिन रविंद्र सचदेवा, एक चीज आपने पेमेंट सिस्टम का जिक्र किया, तो रुपए और मीर जो पेमेंट सिस्टम है उसको लेकर भी बातचीत काफी चल रही है। आज की स्थिति में जब रुपया लुढ़क रहा है डॉलर के सामने, 90 रुपए तक $1 ये पहुंच चुका है, ऐसे में ये ट्रेड जिसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं कि हम हमारी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, उसका कितना बेनिफिट हो सकता है, उसका कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा असर ऑयल की खरीदारी पर पड़ता है जब रुपया घट रहा है डॉलर के सामने, तो उस पर भी कितनी बातचीत हो सकती है, और क्या हम कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं रशिया से? कुछ और क्रेडिट, कुछ और उस पे कम दाम में हमें मिले, उस तरीके की चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि रशिया उसकी भी कोशिश करे। श्योर, क्विकली, डेफिनेटली बहुत अहम मुद्दा होगा। इस समय भी देखिए हमारे पास, हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, रशिया को पेमेंट करने के लिए रुपए पड़े हुए हैं हमारे पास, पर हम उसको वापस ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। रशिया कहता है कि क्योंकि हमारा रुपी कन्वर्टेबल नहीं है, तो बात यह चल रही है भी या तो हम दिरहम्स के थ्रू कन्वर्ट करके करें, या कोई हम दोनों, रशिया का जैसा अपना सिस्टम है, जैसे स्विफ्ट नेटवर्क है इंटरनेशनल, इन्होंने अपना बनाया SPSF करके, आई थिंक उसको इंडिया से लिंक करा जाए ताकि पेमेंट स्मूथली बैक एंड फोर्थ हो। अदरवाइज रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं राइट तेल, या हम कुछ और भी करें, तो वो पैसा रशिया की कंपनीज अगर जो एक्सपोर्ट करें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तो वो आगे बिजनेस बढ़ेगा नहीं। इसीलिए बहुत ज्यादा एम्फोसिस है इस समिट में कि रशिया के अंदर इंडियन गुड्स, ट्रेड, सर्विसेज का इंपोर्ट्स बढ़े, जो पुतिन भी बार बार कह रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम, एज यू वेरी राइटली सेइंग, ये ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल होने के रास्ते बनने पड़ेंगे। अभी भी इसमें हर्डल्स हैं, पर उसमें एक छोटी सी इशू है, अगर ये कुछ ज्यादा
लाइमलाइट में आ गए, डी डॉलराइजेशन और लोकल करेंसीज एंड ऑल, तो वहां हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रंप थोड़ा भड़क जाएगा। ये बैलेंसिंग एक्ट बड़ी दिक्कत होने वाली है, लेकिन अब तक हम लोग ने देखा हुआ है कि भारत की स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल तौर पर हम कह सकते हैं कि एक अलूफ रही है। जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसमें हम देख सकते हैं कि एक अलूफ स्ट्रेटेजी करने का इस्तेमाल करने की कोशिश की है भारत की तरफ से। अमेरिका और यूरोप के साथ में टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन रशिया के साथ दूसरी तरफ डिफेंस और उसके साथ साथ एनर्जी को लेकर रिश्ते बनाए रखने की कोशिश भारत की तरफ से देखी गई। और डिफेंस एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मेजर जनरल विशंबर दयाल, क्योंकि 38% डिफेंस एक्सपोर्ट रशिया का होता है भारत के लिए। भारत सबसे बड़ा खरीदार है रशिया से, और S-400 क्या कर सकता है यह पूरे देश ने देखा हुआ है। अब उसकी दो और खेप आना बाकी है। S-500 को लेकर भी बात चल रही है, Su-57 को लेकर भी बात चल रही है, और उसके साथ साथ T-90 और सबमरीन्स को लेकर भी बात चल रही है। कितनी बड़ी बात रहेगी इस पूरे मामले को लेकर, और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं उसका असर क्या डिफेंस की खरीदारी पर भी पड़ेगा या डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी पड़ेगा? साहिल, देखिए, हम सबको एक बात समझनी होगी कि इंडिया और रशिया के रिश्ते, ये समिट है, और हमारा जो इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंट कमीशन है ना, उसके जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो तो पूरा साल काम करते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे रिलेशन जैसे हैं, और वो 17 ग्रुप्स हैं, उसमें शायद 6 सब ग्रुप्स हैं, और उसमें सबसे इफेक्टिव और सबसे ज्यादा जो ग्रुप एंगेज रहता है वो है डिफेंस ग्रुप, जो डिफेंस का वर्किंग ग्रुप है। और IRGC की, बाय द वे, जब हमारी बात चल रही है साहिल, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी और रशिया के रक्षा मंत्री अंद्रे बेलुशोव, वो अभी इसी IRIGC के तहत इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जहां तक रशिया की बात है, अभी थोड़े दिन पहले जो दुबई में एयर शो था, उसके तहत जो उनका डिफेंस के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ग्रुप है, जो मिस्टर चिमजोव हैं, रोस्टेक के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो Su-57 को ओपन ऑफर दिया, को प्रोडक्शन का ऑफर दिया, कंप्लीट टैंक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का ऑफर किया, ग्लोबल मीडिया के सामने बोला, और कंप्लीट इंजन और ऑल टेक्नोलॉजीज टू बी प्रोड्यूस जॉइंटली इन इंडिया। लेकिन इस पे और S-500 पे जो हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं, ये अभी इस स्टेज पे ऐसी कोई भी डील मेरे ख्याल से नहीं होगी। बातें होंगी, उस पर चर्चा होंगी, उनके प्रपोजल्स होंगे, इंडिया उन प्रपोजल्स को एनालाइज करने के लिए प्रॉमिस करेगा और करेगा भी। तो ये मेन मुद्दों की बात है। लेकिन इंडिया और रशिया के, जैसे S-400 की दो स्क्वाड्रन्स आने हैं, और 3 स्क्वाड्रन्स या 5 स्क्वाड्रन्स की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, उस पर कुछ ना कुछ मुद्दा हो सकता है। जो हम शिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जॉइंटली, उस पर कुछ मुद्दा हो सकता है। और ऑलरेडी जो रेलॉस पे जो अभी रीइंफोर्समेंट एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट बोथ द कंट्रीज के बीच में जो दूमा ने रेटिफाई किया है, परसों कल ही रेटिफाई किया, परसों रेटिफाई किया है, उस पर आगे एग्रीमेंट हो सकती है। तो ये जो एग्रीमेंट्स हैं डिफेंस की, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स होंगी जो पब्लिक नॉलेज में आएंगी, कुछ डिस्कशंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल पब्लिक नॉलेज में नहीं आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ शेयरिंग हो सकती है, कुछ स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स पे हो सकता है कुछ, लेकिन वो पब्लिक नॉलेज में नहीं आएंगे। और उसका कारण सिर्फ यही है कि भारत और रशिया जो इक्विलिब्रियम में है, अभी उनकी भी वार्तालाप चल रही है। कल ही जो स्पेशल एनवॉय है प्रेसिडेंट ट्रंप के यूक्रेन वॉर पे, वो व्लादिमीर पुतिन से वापस गए मिलके रशिया से, और हमारा भी उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है। तो अभी शायद डिक्लेयर ना करें, लेकिन उस पर डिस्कशंस होंगी। हमारी और उनकी जो डिफेंस के एक्चुअल मुद्दे हैं वो है पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट। जो हमारे पास ऑलरेडी हथियार हैं, उनका जो अपग्रेड प्रोग्राम है, उनका जो ओवरहॉल प्रोग्राम है, उनके जो स्पेयर्स के इश्यूज हैं, उस किस्म के जो इश्यूज हैं वो इंटर गवर्नमेंट और जो वर्किंग ग्रुप है वो मैं समझता हूं रिजॉल्व करेगा। और डिफेंस में जहां तक हमारे और उनके रिश्ते हैं, देखिए वो बहुत बहुत गहरे हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। एक्चुअली सारी रिलेशनशिप जो है रशिया ने नहीं, सोवियत यूनियन के टाइम से साहिल एक इक्वल फुटिंग पे रखी है। 1971 में हम कोई पावर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको ट्रीटी को फ्रेंडशिप ट्रीटी का, और उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं लिया जैसे वो बाकी कम्युनिस्ट कंट्रीज में कम्युनिज्म को फैलाने के लिए दोस्ती की थी। यहां उन्होंने दोस्ती की थी एक
भारत से, जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करता था, जो बिल्कुल नॉन अलाइंड था, और जहां पे उन्होंने कोई कम्युनिज्म का इशू नहीं, उन्होंने जेन्युइन फ्रेंडशिप है। इसी तरह कारगिल में जेन्युइन, इसी तरह से अब जब हमने धारा 370 हटाई, वो एक हमारा जेन्युइन जियोपॉलिटिकल और हमारे और उनकी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप का जियोपॉलिटिकल डिस्कशंस, जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत करना, उन पे सहमति लाना एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। अगर आप 2000 की स्ट्रैटेजिक ट्रीटी देखेंगे तो उसका ये एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं समझता हूं इसमें भी जो डिफेंस के इश्यूज हैं आज के दिन, चाहे यूक्रेन उनकी अपनी वॉर हो, चाहे बाकी इश्यूज हो, जो 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 डिसऑर्डर दुनिया में चल रहा है, जो आज के दिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, सुनामी है, उस पे जरूर कुछ डिस्कशंस होंगी और कुछ कंड्यूटिवली, कुछ बैकडोर चैनल से भारत, मैं समझता हूं, यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करेगा, भारत जो है अमेरिका को भी अप्रोच करेगा, और रशिया जो है चाइना को कुछ ना कुछ बैकडोर चैनल्स पे होगा। तो ये एक मैसेजिंग है, बहुत इसका मेजर इशू है कि मैसेजिंग, दुनिया को एक मैसेजिंग जारी है कि ये दो कंट्री, एक कंट्री जो बहुत ज्यादा धनाढ्य है अपनी नेचुरल रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में और डिफेंस इक्विपमेंट में, दूसरी कंट्री जो बहुत धनाढ्य है, जिसका ग्रोथ बहुत है, जिसके पास ट्रेमेंडस मैन पावर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके पास स्किल्ड मैन पावर है, तो और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, पावरफुल इकोनॉमी है। इन दोनों की दोस्ती आज के दिन इस हालात में जो मैसेजिंग देगी ना, पॉलिटिकल मैसेजिंग, वो जरूरी है। और यही बात मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का यह पहला इंटरव्यू होगा जो किसी भारतीय मीडिया नेटवर्क को दिया है, और 100 मिनट का इंटरव्यू हम चलाने वाले हैं। उसमें भी व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी बढ़ रही है। भारत वो भारत नहीं रहा जो 77 साल पहले भारत को दबाया जा सकता था, उस तरीके से अब भारत को आप नहीं देख सकते। यह बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन उसके साथ साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच, इस बात का भी जिक्र बार बार हो रहा है कि एक तरफ डिफेंस जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की भी बात चल रही है, मेक इन इंडिया की भी बात चल रही है, जिसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन यहां पर कर रहे हैं। हम कैलिशनिकोव यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ब्रह्मोस, उसका जिक्र किया गया व्लादिमीर पुतिन ने, उसमें उन्होंने कहा कि रशिया के साथ मिलकर हमने ब्रह्मोस बनाया हुआ है, S-400 हमें वहां पर दे रहे हैं। लेकिन क्या इस विजिट के बाद हम देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी हमें होता रहेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया पर खास जोर भारतीय सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का हर बार हम देखते हैं, खास करके डिफेंस के सेगमेंट में। हाँ बिल्कुल, देखो शायद 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है कि भारत ज्यादातर हथियार रूस से लेता था, अमेरिका से और या यूरोप से क्यों नहीं लिया? ये वजह ये थी कि कभी भी अमेरिका ने और यूरोप ने हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं दी, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को तो आप भूल ही जाए। और इसीलिए भारत और रूस के रिश्ते 1971 के बाद बढ़े, और हमने ज्यादातर हथियार रूस से लिए, करीब 70 से 72% हम लेते रहे। और वो अलग बात है कि आज हम उसको घटा के 35% हो गया, क्योंकि बाकी सामान हम खुद बनाने लगे। हम अभी मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि जो जॉइंट प्रोडक्शन भारत के साथ है रूस की, वो काबिल तारीफ है। आपने ठीक बताया, ब्रह्मोस मिसाइल आप देखें जॉइंटली प्रोड्यूस हुआ है, आज इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब कहीं ना कहीं इसको अपग्रेडेशन की बात करें, AK-203 भारत में बन रहा है, जो कि अमेठी के अंदर एक असॉल्ट राइफल है। अब बात आती है आपकी S-400 की, जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्यों है, क्योंकि S-400 ने बहुत ही अच्छा एक नमूना दिया है कि 4 दिन मुठभेड़ में पाकिस्तान को जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले में उनको एक मैं ये कहूँगा एक ऐसी मार मारी है पाकिस्तान को, जिसकी 300 से किलोमीटर दूर उनका एवैक्स को गिरा दिया। तो वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसको देखते हुए अब हमने उसकी अनदर 3 से 5 रेजिमेंट लेने की सोची है। और यही नहीं, हम अपग्रेड जो S-500 है उसके भी बारे में बात करें, मगर उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कह रहे हैं हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे। ये काबिल तारीफ है, इसको तो सोचा ही नहीं था। अभी आप बात होती है Su-57 की, अब वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5 ही हैं वर्ल्ड के अंदर। एक तो है अमेरिका के पास जो कि F-35, रूस के पास Su-57, और चीन के पास जो 2 हैं, जो J-20 और J-35। अभी अगर हम तुलना करें जो रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35, उसकी कीमत $100 बिलियन से ज्यादा है। अगर Su-57 वो $30-35 मिलियन का हमको देने को तैयार है,
और वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करेगा और जो कोड सोर्स है वो भी हमको दे देगा, भारत के अंदर जॉइंट प्रोडक्शन होगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। और क्या चीज भारत और रूस के अंदर, देखो मैं एक चीज को बड़ा जरूरी बताना चाहूंगा, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। भारत ये बिल्कुल नहीं पास कर रहा वर्ल्ड को कि हम रूस की तरफ जा रहे हैं, हम किसी की तरफ नहीं जा रहे। हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। हमें 2 दिन पहले ही हमने एक ट्रीटी साइन की है, जो अभी हमने MH-60R लिए हैं वहां से, जिसको सी हॉक बोला जाता है। 24 एयरक्राफ्ट लिए हैं जो कि $1 बिलियन के हैं। तो हम अमेरिका से भी ले रहे हैं, अमेरिका से हथियार ले रहे हैं, हम G404 इंजन ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मेजर जनरल हाँ। AK सिवाच, जब डिफेंस की बात होती है तो माना जाता है कि भारत और रशिया एक तरीके से नेचुरल अलाइज है। आपने जिक्र बिल्कुल। किया कि आज से नहीं सालों से हम उनसे खरीदारी कर रहे हैं, और खास करके इसके लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रशियंस हमेशा तैयार रहे हैं, फिर सोवियत रशिया के समय पे भी और आज के समय पे भी। तो बिल्कुल, क्या ये- यही ये- बढ़ता जाएगा? क्योंकि ये हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई। यही है एक चीज कि हमें भरोसा है रूस के ऊपर, रूस को भारत के ऊपर भरोसा। ये विन विन सिचुएशन है कि वो हथियार देता है, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करता है, टाइम में देता है, और फिर मेंटेनेंस और सपोर्ट सिस्टम भी देता है। हम अमेरिका पे इस चीज पे विश्वास नहीं कर सकते। मगर हमारी कहां पर है जो कि हमें चिंता का विषय है? हमारा चिंता का विषय हमारा ट्रेड अभी $68 बिलियन है, और जिसके अंदर $63 बिलियन के करीब जो है रूस एक्सपोर्ट करता है, जो कि हमारा एनर्जी और ऑयल ज्यादातर है, और भारत $5 बिलियन करता है। तो अब हम बार बार इसको कह रहे हैं कि किसी तरीके से अगर हमारा अभी 50% टैरिफ लगा है अमेरिका में, तो हमारा सामान वहां नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं नई मार्केट ओपन होनी चाहिए रूस में। चाहे वो फार्मास्यूटिकल लो, टेक्सटाइल लो, ज्वेलरी लो, और वो कहीं आप इंजीनियरिंग की मशीन लो। मुझे लगता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बात हो रही है क्यों, इसी को मद्दे रखते रहते आप मैरीटाइम, अगर आप रूट देखें चेन्नई से वाल्डिस्टोक पे और बातचीत होगी। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो जा रहा है चाबार से, उसके बाद अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, वो जोड़ता है ईस्ट यूरोप और स्टेलिनग्राड जो रूस का, वो 11% के करीब अगले 20 साल में ट्रेड जाएगा वर्ल्ड का। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। जो बात आती है कि भाई अब के टाइम में हमारा आपस में पेमेंट का सिस्टम, जो मीर और कहीं ना कहीं रुपए की बात है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम यह आ रही कि भारत जो है ज्यादातर सामान लेता है। अगर $63 बिलियन का सामान लेता रहा, अगर हम रुपए में उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके पास रुपए सरप्लस हो जाता है। वो रुपए को कहां लेके जाए, ये रूस की एक बात है। क्योंकि स्विफ्ट जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है वो बंद कर रखा है यूएस ने। तो अब उसके ऊपर बातचीत है कि इसको हम किस हालांकि तरीके उसी से के डेवलपमेंट की बात एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन ने कही है। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल। हमारी नेशनल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, और उसका जिक्र उन्होंने इस इंटरव्यू में भी किया हुआ है। रात को 9 बजे जब इंटरव्यू चलेगा तो वो भी बड़ा दिलचस्प होगा कि उसकी बात उन्होंने साफ शब्दों में कही है। उन्होंने कि 90% हमारा ट्रेड उसी इस पर होता है, उस पर भी हमें बात करनी है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें साफ नजर आती है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी ऐसे नेता नहीं है। ट्रंप के सिलसिले में उन्हें पूछा गया था कि ट्रंप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मोदी इस तरीके के नेता नहीं है कि किसी के दबाव में आकर कोई फैसला ले। मोदी की तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। क्या समय आ गया है कि एक वक्त पिछले 5 साल पहले हम बात करते थे ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की, अब एक नया वक्त आ गया है, मोदी और पुतिन के दोस्ती की बात शुरू होनी चाहिए? देखिए, ये बात तो सही है कि पूरे देश को इस बात का गर्व होगा, और हम सभी लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि कोई ऐसा ग्लोबल लीडर इस बात को एक्नॉलेज करता हो कि ग्लोबल पटल पे, प्लेटफॉर्म पे आज भारत के प्रधानमंत्री को एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वैसा प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता है। देखिए, जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है इंडिया की, वो सबको मालूम है। और ये जरूरी है समझना कि भारत आज अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हर देशों को एंगेज करके रखता है। आज इसको भी देखें तो आप जिस तरह का मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें आज सैंक्शन के बाद कहीं ना कहीं रशिया अपने आप को इस बात को दिखाना भी चाहता है कि वो आइसोलेटेड नहीं है। अगर भारत में इस तरह के रिश्ते जो है, भारत और उसके जो ऐतिहासिक रिश्ते हैं, जो हर टाइम, बुरे टाइम, अच्छे टाइम में ऑल वेदर फ्रेंड्स जो है, उसको दिखाया 7 दशक से, आज उसकी भी एक कहीं ना कहीं टेस्टिमनी है कि आज भारत
जब उस पर सैंक्शन लगा तो भारत आ रहा है और भारत के साथ इस तरह के रिश्ता जो वार्म वेलकम भारत में उनका होगा वो अपने आप में बताता है। और जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपने आप को देखता है ताकि हमारे एंगेजमेंट दूसरे दुनिया के दूसरे देशों को हमारे अपने हिसाब से होना चाहिए और उससे किसी और देशों के साथ उस पर रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री किसी से दबते नहीं है और आज भारत इस स्थिति में है और इस मुकाम पे आया है कि इसको जैसे पहले समझते थे, जो पहले 2014 से पहले के एक वीक नेशन है, अब हिंदुस्तान को एक स्ट्रांग नेशन के तौर पे देखा जाता है। भारत को एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली देश की तरह देखा जाता है, जिसका के बारे में उन्होंने इसके बारे में कहा भी कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है। अमेरिका भी देश पूरे जो विजिट है, ऐतिहासिक विजिट, उसको कहीं ना कहीं देख रहा होगा, लेकिन अमेरिका को भी इस बात को समझ में आ गया है। चाहे आप देखिए पिछले दिनों में जर्मन या 3 और यूरोपियन जो फ्रांस और इसके जो दूतावास यहाँ पर है, वहां से लोगों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट कुछ भी इशू किया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि भारत एक ऐसा देश है, इस वक्त इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि चाहे वो कोई भी दुनिया का शक्तिशाली देश हो, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता। और उसके बहुत बड़े जो उसका कारण जो है वो प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, वो कूटनीति जो पिछले 11 साल में उन्होंने दिखाई है, उसका फायदा आज भारत को मिल रहा है। आज अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करें, एनर्जी सेक्टर में बात करें, तो जाहिर है हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुझे रशिया से मिलेगी। S500 S400 तो हमें मिला है, S500 के हम सोच रहे हैं और S500 भी शायद हमें मिले, इसके बारे में चर्चा हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, वो उम्मीद पूरी जो है वो रशिया करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज ट्रेड इम्बैलेंस है, सही कहा किसी ने कि 68.1 बिलियन का ट्रेड है, अभी बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस है। और हम इस पूरे इस शिखर में कोशिश करेंगे उस बात पे चर्चा करें कि ट्रेड इम्बैलेंस कम हो। डिफेंस सेक्टर में जो हमको सपोर्ट की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है आज भी ये जो कह सकते हैं क्या कि एक रशिया तरफ के जब सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे देकर भारत की परेशानी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन एक नया हवा का झोंका लेकर आए हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं,